हेलो फ्रेंड्स। सो डेट है आज की 16th ऑफ जुलाई 2020 एंड लेट्स सी कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो हर रोज़ की तरह हम लोग आज टोटल 9 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडिटोरियल से ज़्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ एडिटोरियल से डिस्कस नहीं करते हैं। हम बाकी जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करते हैं, ताकि एक होलिस्टिक आपका व्यू डेवलप हो पाए, क्योंकि एज अ सिविल एस्पिरेंट आपके लिए सिर्फ एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस या फिर कंसर्न्स आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि आगे आपको इंटरव्यू भी क्रॉस करना है, आपको मेंस में मल्टी डायमेंशनल आंसर्स भी लिखना है। और उस वजह से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बाकी न्यूज़ के साथ भी आपका होना ज़रूरी है। तो जिस वजह से हमने ये मुहिम छेड़ी है, जिसमें हमने बाकी न्यूज़ को भी डेली डिस्कस करना शुरू करा है। और इसके अंदर आपको फ़ायदा जो है कि साफ पता चलेगा, आप डिस्कशन सुनोगे तो। तो हम लोग शुरू करते हैं, आज हम लोग क्या-क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग विक्टिम ट्रायल्स, जो कि सोसाइटी के लिए आपको बहुत मतलब जो सोसाइटी पेपर है आपका, इंटर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए, जो सोशल जस्टिस जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसके अंदर किस प्रकार से जो रेप विक्टिम है उनको ही हमारी सोसाइटी जो है वो ट्रायल पे ले आती है। आप भूल जाइए जो एक्यूज़्ड हैं, जिन्होंने वो दुष्कर्म किया है, उसको तो ट्रायल में बाद में लाया जाता है। पहले जो रेप विक्टिम है उनको ही ट्रायल पे ले आती हैं हमारी सोसाइटी। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस है, काफ़ी सुंदर आर्टिकल लिखा गया है, डिस्कस करेंगे। सेकंड आर्टिकल है कि आर्किटेक्चर जो प्रोफ़ेशन है, उसको मोनोपोली की आर्किटेक्चर जो है वो माँग कर रहे थे, लेकिन उनको वो चीज़ मिल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो अभी भी उनको मोनोपोली नहीं दे पाया। उसके ऊपर जो ये जो जो गिरता जा रहा है ये प्रोफ़ेशन, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड आर्टिकल है हमारा, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफ़ेसर ने एक लिखा है, जो कि पैंडेमिक की स्टीरियोटाइपिंग किस प्रकार से हम लोग जो कम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को इसमें क्या अंदर की रोल निभाना है, और क्या-क्या ऐसे प्रैक्टिसेज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहे हैं कंटैमिनेशन फैलाने के अंदर, वो आर्टिकल है। अच्छे आर्टिकल, अच्छी वैलिड पॉइंट्स है इसके अंदर, हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ आर्टिकल है हमारा कि जो इन्फ्लेशन जो अभी बढ़ रहा है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो और भी ज़्यादा कैसे नीचे जाएगा, और ये अभी जो कुछ दिन पहले से हम लोग मनरेगा में बढ़ा रहे हैं, फिर अर्बन लाइवलीहुड मिशंस बनाने की बात कर रहे हैं, जो एडिटोरियल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ मिला कर के हम लोग इसीलिए कर रहे थे ये सब कुछ, ताकि जो जनता के हाथ में पैसा पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद पाए मार्केट के अंदर से। क्योंकि अगर डिमांड होगा तो ही जो है कि सप्लाई बढ़ पाएगी, और तो ही जो है प्रॉफ़िट ज़्यादा बढ़ पाएगा इंडस्ट्रीज़ के पास, और तो ही जो है कि आपका बैंक में सेविंग्स आ पाएगा, और उसके बाद हमारा जीडीपी जो है ग्रो करेगा और हम लोग वापस नॉर्मल पे आ पाएँगे। लेकिन इस टाइम पे अगर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि अभी बढ़ते जा रहा है, 6 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि फैक्चुअल पॉइंट है, और करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेज़िडेंट चुने गए अशोक लवासा, जो कि फ़िलहाल हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं और कुछ दिन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनने वाले हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लैंसेट स्टडी, जो कि कहता है कि 2047 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पीक तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद 21वीं सदी के एंड तक जो है हमारा पॉपुलेशन फिर से नॉर्मल या फिर कम हो जाएगा, और अफ्रीकन या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उस टाइम तक बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या-क्या कारण है, नहीं है, वो सब सारा कुछ हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि आज जो डे है, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन रिलीज़ करने का दिन है। मतलब पता चल जाए कि वो सही है, नहीं है, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा जग के सामने। और फ़ेज़ 1 में भी उसने रिपोर्ट जारी नहीं किया था, तो उसके बारे में भी अब क्या-क्या एप्रीहेंशन्स लगाए जा रहे हैं, और इंडिया में हमारे जो पुणे बेस्ड जो फ़र्म है, वो उसके साथ कम मतलब कोलैबोरेशन में काम कर रही है, और उन्होंने पहले से ही 1 मिलियन डोज़ेज़ बना कर के रखे हुए हैं हमारे मतलब पुणे के अंदर में। तो जैसे ही वो चीज़ अ मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ सप्लाई करने के लिए वैध है, तो फिर वो जो है कि डोसेज़ बनाने के लिए उनको अगला 1-2 महीना नहीं लगेगा, वो तुरंत में ही जो है कि अपने मार्केट में उतार देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, टुनीशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एलाइस, उन्होंने स्टेप डाउन वो कर चुके हैं अपने पोस्ट से, और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कल वेडनेसडे को। उसके ऊपर ये आर्टिकल है, चूँकि ट्यूनीशिया आपके इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी में भी उसके बारे में आप पढ़ते हो, और 2012 बहुत नया उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी आया है, तो उसके ऊपर बाद में भी जो है स्टेबिलिटी नहीं आया है। तो कुछ थोड़े बहुत मतलब छोटे से पॉइंट्स हैं उसमें, छोटा-सा आर्टिकल है, तो कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट आर्टिकल 9वाँ नंबर आर्टिकल है हमारा कोविड-19 के ऊपर, कि हाई कोर्ट से ने ऐसा पूछा था कि कोविड-19 के पब्लिक सर्वेंट्स की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जवाब दिया है। वो हम लोग आर्टिकल में बिल्कुल 3-4 लाइन का है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, या फिर जितने भी जो न्यूज़ हमारे इस चैनल से आता है, वो आप लोग द हिंदू 365 बिना स्पेस के सर्च बार में टाइप करके टेलीग्राम
से आप डाउनलोड कर सकते हो। gkmonk.com एक सब आपको चैनल उठ कर के आएगा जब आप द हिंदू 365 टाइप करोगे बिना स्पेस के, और उसमें आप जा कर के तमाम जितने फाइल्स हैं उन सब का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आगे फर्दर रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा पुटिंग विक्टिम्स ऑन ट्रायल। विक्टिम्स मतलब जिनके साथ वो दुष्कर्म हुआ है। मान लीजिए अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के साथ दुष्कर्म अगर हुआ है तो उसको हम लोग विक्टिम समझते हैं, हम लोग नाम देते हैं उसको बी, विक्टिम को। और जो एक्यूज्ड है, मान लीजिए वो मेल है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ए। तो अगर बी जो है वो सोसाइटी में जब भी उसके साथ विक्टिम कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऐसा देखा जाता है कि पैट्रियार्कल जो बाइसनेस है हमारा सोसाइटी उसको पहले जो है कि विक्टिम को कटघरा में खड़ा करता है। उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है, ये सारा कुछ उसके मर्जी के साथ नहीं हुआ है। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। ये उठा क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ पे, और उन्होंने एक बेल करार दे दिया है एक एक्यूज्ड को। और उनका जो दलील था बेल ग्रांट करने का वो ये था कि किसी भी सिटीजन का जो है बर्थ राइट होता है लिबर्टी, और कितना भी सीरियस ऑफेंस क्यों ना हो आप उसके बर्थ राइट से उसको जुदा नहीं कर सकते, उससे आपको उसको आप देने से वंचित नहीं कर सकते हो। तो ये एक जो दलील दिया है उसके ऊपर राइटर कहती हैं कि ठीक है आपने बेल दे दिया, सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस जो भी आपने ये कहा, लेकिन ये क्या कहा, ये क्या बताता है आपको एक आगे फर्दर क्या एक स्टीरियोटाइप समाज आप क्रिएट करके दे रहे हो अपने समाज के लिए। क्योंकि हम लोग पहले से ही ऐसा देखते हैं कि कहीं पे भी जो कभी ये अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे फॉल्स नोशन हैं, जहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि जो सर्वाइवर है, जो रेप की विक्टिम है, उनके जो बिहेवियर है उनको देखा जाता है, उनको जज किया जाता है पहले, उनको एग्जिबिट किया जाता है कि वो उनका पैटर्न क्या था उनके बिहेवियर में, क्या उनका वो कंसेंट था, क्या वो उनके मर्जी से हुआ है या फिर उनके मर्जी के खिलाफ हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सोशल टैबू भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया केस में भी आपको सुनने में आया होगा कि बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि रात के टाइम पे उस उतने छोटे कपड़े पहन के या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस में जाना वो सही नहीं था, और इसके वजह से ही जो है कि वो चीज़ अपना ये जो 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 दुष्कर्म था वो खुद से मोल ली थी, इनवाइट की थी ऐसा। तो ऐसा जो जो टैबू है हमारे सोसाइटी में वो इतना ज़्यादा घिनौना है कि जिसके वजह से ये सब भी बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई लड़की किसी अपने फ्रेंड के साथ पार्टिंग कर रही है देर रात तक या फिर अगर ड्रिंक कर रही है तो उसमें उसका कंसेंट है, और वो चाहती है और उसके मतलब मर्जी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, और वो आगे अगर उसके साथ कुछ अगर ऐसा कुछ घटना होता है तो उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है। वो एक तरह से इनवाइट कर रही है ये सारा कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं अपने लाइफ के अंदर में। तो ये सारा कुछ भी जज किया जाता है। इनफैक्ट इतना तक कि एक जजमेंट आया था एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 वर्सेस मोहम्मद महमूद फारूकी। तो इसमें कहा गया था ऐसा कि जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर जो भी होंगी, वो फिजिकली रेसिस्ट करनी चाहिए, और फिजिकली रेसिस्ट होने के बाद उस समय हो सकता है वो शाउट भी करे, हेल्प हेल्प भी चिल्लाए, तभी जाकर माना जाएगा कि उस विक्टिम का मर्जी नहीं था, उसके मर्जी के खिलाफ वहाँ पे दुष्कर्म हो रहा था। अगर फीबल भी अगर नो कहा गया है, हल्का सा भी अगर मुंह से कहा गया है नहीं, तो वो चीज़ नहीं माना जाएगा कि नहीं ये कंसेंट, ऐसा ऐसा माना जाएगा कि नहीं ये कंसेंट था उनका, लेकिन वो किसी कारणवश उस चीज़ को वो रेजिस्ट नहीं कर पाई। तो ये कितना ज़्यादा मतलब कितना मतलब अविश्वसनीय है कि ऐसा भी कुछ जजमेंट आ सकता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो आप ये देखिए कि उसमें आगे ये बताती हैं कि जो फ़ोकस है वो हमेशा ही अब ऐसे जजमेंट के बाद में फ़ोकस हमेशा ही घट करके इसके ऊपर आ जाता है कि जो सामने वाली जो लड़की है जिसके ऊपर हो सकता है वो विक्टिम हो, या फिर बहुत लोग ऐसा केस में होता है कि नहीं भी विक्टिम होती है, ज़बरदस्ती फँसाने का बात होता है। तो विक्टिम अगर वो है जेनुइनली तो उसके ऊपर जो इतना बड़ा कुकर्म जो हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो है वो कहीं मतलब ऐसे कह सकते हो कि पॉज़ पे आ गई है। तो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रॉब्लम आया कि पहले तो उसको आपके सोसाइटी के पैट्रियार्कल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि वो उसके विक्टिम जो सर्वाइवर है उस वो सोसाइटी उसका जो बिहेवियर है वो सोसाइटी के आपके नॉर्म्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। पहले वो नॉर्म्स मैच किए जाते हैं, उसके बाद उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए, वो एक्यूज ने क्या ऑफेंस किया उसके बाद उसके ऊपर चर्चाएं होती है। तो ये कितना ज़्यादा
प्रॉब्लमैटिक है हमारे सोसाइटी के लिए और लार्ज स्केल इसके कितने सारे एप्रीहेंशंस है, हमारे सिस्टम का जो फेलियर दिखाता है, ये कितना बड़ा फेलियर हमारे सिस्टम का दिखाता है, उसके ऊपर राइटर जो है आगे चर्चा कहती हैं। वो कहती हैं कि 2013 में अमेंडमेंट हुआ था लॉ फॉर अडल्ट इन इंडिया का। उसमें बताया गया था कि फेलियर टू रेजिस्ट कैन नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस टू कंसेंट। मतलब अगर कोई किसी कारणवश रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, मगर मान लीजिए बहुत देर तक मतलब छीना झपटी या फिर फिजिकली उनको मारा पीटा गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर वो अपने होश में नहीं है, वो ड्रंक है, तो उस टाइम पे या फिर कोई भी किसी भी तरीके का सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन तो आप उसको तय नहीं कर सकते ना कि किस प्रकार का सिचुएशन है, तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अगर उस टाइम पे वो वर्बली नहीं बोल पाई या फिर वो उसका विद्रोह नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसेंट है। और एक बार अगर जैसे उसी जजमेंट में ये भी आया था आगे चल के कि जैसे कि अगर किसी के साथ पहले अगर कोई संबंध रहा है किसी मेल फीमेल का, तो ये आगे उसके साथ फिर से अगर होगा और उसमें अगर उसकी रज़ामंदी है या नहीं हो, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि उसकी मर्ज़ी थी। तो ये भी जो है कि ये भी कोई एक 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 रूल या फिर प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता जिसके अंदर आप कह सकते हो कि उसके साथ दोबारा वो दुष्कर्म होता रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि वो जो सिचुएशन है, वो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो जो विक्टिम है, वो उसको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला गया होगा जिसमें उसको मजबूर किया गया होगा या फिर वो खुद अपने आप से वो मजबूर होगी, अपने फिज़िकली वो कुछ नहीं विथड्रॉ कर पा रही हो कि किसी कारणवश। तो जिसके वजह से इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो सही में उसका मर्ज़ी था उस चीज़ में, उस कन्विक्शन में। और इसी वजह से ये जो इस तरह के जजमेंट आते हैं या फिर इस प्रकार के जो सोशल टैबू है हमारे सोसाइटी में, ये हमारे सोसाइटी को इतना अनजस्ट बनाता है। और जो हमारे देश में इतना जो रेप कैपिटल दिल्ली को कहा जाता है या फिर हमारे देश में इतने सारे यूपी में जो केसेस होते हैं, वो इसी सब की वजह से आता है। क्योंकि जो सामने वाला जो बंदा है, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होता है, रिपोर्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि घर परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि आगे चल करके उस लड़की के लिए प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह में प्रॉब्लम हो। और उसके बाद अगर हो भी जाता है केस, तो उसके बाद इस प्रकार के जो जजमेंट है उनका मोराल इतना डाउन कर देते हैं कि आगे चल करके किसी भी सर्वाइवर को वहाँ पे ट्रायल में खड़ा करना। और फिर अगर बाई चांस सोचिए कितनी क्या बीतती होगी उस लड़की के ऊपर कि अगर वो ट्रायल में खड़ी हुई है और पहले उसको ये प्रूफ करना है कि उसका कंसेंट था कि नहीं था, और उसके बाद भी किसी कारणवश वो हार जाती है। फिर बाद में उसको सब लोग ये देख के बोलते हैं कि ये अपना इज्जत का झूठ मूठ का उसके सामने दावा की थी कि ये इसके साथ मतलब दुष्कर्म किया था, जबरदस्ती किया था, जबकि जेन्युइन बात कुछ और है। तो ये जो लेजिस्लेचर है हमारे सोसाइटी का, उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, उसके ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है कि आप लोग किस प्रकार का सोसाइटी अपने आगे फ्यूचर जो जनरेशन आपकी आ रही है, जो फ्यूचर सर्वाइवर्स ऑफ रेप हैं, उनके लिए आप किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आप बना रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनअप्रोचेबल है। और इसके प्रति आपको सेंसिटाइज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे आज के जनरेशन या फिर आपके सिस्टम के लिए बहुत बड़ा मांग है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। रिंग फेंसिंग वोंट रेस्क्यू आर्किटेक्चर। इसमें जो आर्टिकल लिखा गया है वो सीईपीटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अहमदाबाद के, उनका ये आर्टिकल लिखा गया है उनके द्वारा। तो ये कहते हैं कि जो डेकेड ओल्ड डिस्प्यूट था इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स के बीच में, ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे भी आप घर बनाते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आर्किटेक्ट से आप जाके नक्शा लेकर के आओ, बहुत सारे इंजीनियर्स भी नक्शा बना करके पास कर देते हैं। तो उसके ऊपर जो आगे जजमेंट आया है उसमें ऐसा कहा गया ठीक है, एक्चुअली आर्किटेक्ट्स को चाहिए था कि ये मोनोपोली हमारे हाथ में रहे कि कोई भी नक्शा पास करना है तो सिर्फ हम ही पास करें, तभी तो हमारी डिग्री की सार्थकता है ना। नहीं तो फिर हम तो सिर्फ ये नक्शा ही बनाते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियर्स तो नक्शा भी बना लेते हैं और फिर उसके बाद वो काम भी कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ जो है कि नाइंसाफ़ी है। लेकिन इसके ऊपर जजमेंट अभी भी ऐसे ही आया है कि इंजीनियर जो हैं वो ऑथेंटिक नक्शा बनाते हैं, तो उसमें उनकी नक्शा पारित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चल के कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो आती नहीं है बिल्डिंग में, तो क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, उनको मोनोपोली क्यों ही देना, आर्किटेक्चर्स को मोनोपोली दे देंगे कहीं पे भी। तो जैसे हमारे भारत सरकार जो है मोनोपोली के खिलाफ रहती है हमेशा। मोनोपोली देने से क्या होता है कि थोड़ा-सा उसका मनमाना चार्जेस और सब कुछ चलने लगता है। तो जिस वजह से शायद इस चीज़ को कहा गया है, लेकिन आर्किटेक्चर्स को भी थोड़ा-सा राहत दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो सीओए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि किसी एक्ट के स्टैट्यूटरी बॉडी, आपको जैसे पता होगा कि कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी कोई तब होता है इंडिया में जब उसको किसी एक्ट के द्वारा स्थापित किया जाए।
तो स्टैच्यूटरी बॉडी है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, उसके द्वारा किसी को अगर किसी बंदे को अगर सर्टिफिकेट मिलता है तभी वो आर्किटेक्ट कहलाएगा, नहीं तो वो नॉर्मल इंजीनियर कहलाएगा। वो भले पास कर दे किसी कोई भी मैप, लेकिन वो उसके नीचे ये नहीं लिख सकता है कि वो आर्किटेक्ट से पारित है या फिर पास्ट है। तो ये जो जजमेंट आता है इसके अंदर आर्किटेक्ट जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जो आर्किटेक्चर है, नो डाउट कि उनका जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है इंडिया के अंदर, लेकिन उनको भी अपना जो आवाज़ जो उठा रहे हैं वो, कि ये अभी भी वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को अमेंड करने की ज़रूरत है। तो उसमें उनको ये चीज़ के ऊपर से ध्यान हटाना होगा। मोनोपोली मोनोपोली वाला जो बात है, डिमांड है, उससे उनको ध्यान हटा कर के उनका जो डिमांड है उस चीज़ को अलग लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं अभी फ़िलहाल प्रोफ़ेशनल हमारे इंडिया में, और उसके बाद जो 463 आर्किटेक्चर कॉलेजेस जो हैं हमारे इंडिया में, वो अभी हर साल 20,000 और ग्रेजुएट्स को हर साल वो उसमें इंडक्ट कर देते हैं। जो भी आपका ये नंबर है जिसमें 1,06,000 जो आपका प्रोफेशनल का नंबर है उसमें और वो जोड़ देते हैं। तो फ्यूचर जो है मार्केट प्लेस आपका और बनने वाला है, पिकअप लेने वाला है फ्यूचर में। लेकिन तो इसकी वजह से आपको जो है, जो आर्किटेक्चर्स हैं उन सबको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर जो सबसे बड़ा बिल्डर है, लार्जेस्ट बिल्डर ऑफ आवर नेशन जो है, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या फिर जो भी रोड और कंस्ट्रक्शन काम होते हैं। उसके बाद अभी फ़िलहाल आईटी सेक्टर जो है वो पैटर्न बना हुआ है। आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है। उन वो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ डिज़ाइनिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो भी जो है जो नॉर्मल जो चलता है जो वो सब सारा सिविल इंजीनियर से वो लोग काम कर ले रहे हैं। जिस वजह से जो इनका डिमांड है वो उतना ज़्यादा व्यापक तरीके से बढ़ नहीं रहा है। और फिर भी जो है ये सैंक्शंस जितने भी जो ये मांग रहे हैं, मतलब इनका जो आइडिया है इस चीज़ को, वो ऑब्वियसली बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन वो चीज़ पारित नहीं होगा ऐसा राइटर कह रहे हैं। क्योंकि ये पारित इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये पारित हो जाए तो मोनोपोली, जैसे हमने बताया कि वो फिर उसका मोनोपोली से इनका फिर विम्स एंड फैंसीज़ के अनुसार जो है मार्केट में गवर्नमेंट को या फिर प्राइवेट सेक्टर को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकली क्यों ऐसा हुआ है, ये एक्ट कैसे बना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1900s में जो है उस टाइम पे इंजीनियर्स ही सारा कुछ काम करते थे, बिल्डिंग का सारा कुछ बनाना या फिर प्लानिंग करना, वो सब कुछ 1900 में इंजीनियर से करते थे। लेकिन 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आर्किटेक्ट्स लेकर के आना शुरू कर की। उसके बाद वो लोग जो है डिज़ाइन्स बनाते थे अलग-अलग, जैसे आपने डिज़ाइन पढ़ा भी होगा, जैसे हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट हाउस जो है वो अलग डिज़ाइन का है। फिर मतलब जो डिज़ाइन उन्होंने अलग एक नया रूप देना शुरू किया। तो ये सब सारा के ऊपर वो सब काम करना शुरू किया उन्होंने, तो वो एक प्रोफ़ेशन जो है आर्किटेक्चर का वो बन कर के आया। उसी टाइम पे एक प्रोफ़ेशनल ग्रुप बना जो कि 158 मेंबर्स का था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर आईआईए, ठीक है? ये बना उस समय। उसके बाद इसी से इंस्पायर होके जैसे इंग्लैंड में एक आर्ट एक्ट पास हुआ था, आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1931 इन इंग्लैंड। उसी से इंस्पायर होकर के आर्किटेक्चर जो है हमारे इंडिया में भी एक बिल लाना चाहता था, लेकिन उसको उसके लिए जूझना पड़ा थोड़ा-सा, और 1968 में जाकर के आर्किटेक्चर बिल वाज़ टेबल्ड इन पार्लियामेंट। फाइनली जो है कि उस टाइम पे डिबेट उस समय भी ऐसा था कि हम लोग को क्या करने का है। हम लोग को पूरा जो है वो नक्शा सिर्फ़ आर्किटेक्ट ही पास करेगा या फिर जो है इंजीनियर जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो भी चीज़ करते रहेंगे। तो उस समय ऐसा देखा गया कि जो आर्किटेक्चर है वो कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन है, और जो एक आर्किटेक्ट जो भी है वो एक टीम मेंबर है। अगर वो प्लान तो कर देगा, लेकिन जब तक उसको इंजीनियर को वो जा करके इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, या फिर आर्किटेक्ट्स भी अलग-अलग होते हैं। कोई लाइटिंग डिज़ाइन करता है, जैसे जब मैं प्रोफ़ेशन में था तो उस समय मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, और हम लोग जो है हम लोग भी आर्किटेक्ट के साथ मिलकर काम करते थे। उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, जैसे लाइट किस किस रूम में कितना फ्लक्स होना चाहिए, वो अलग-अलग रूम का फ्लक्स जो होता है, किस रूम में कितना लाइट का मतलब होना चाहिए। तो उस लाइट मतलब अगर स्टडी टेबल है तो उसका उसमें जो लाइट है आपका वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा, बेडरूम में थोड़ा कम चाहिए होता है, ड्राइंग रूम में अलग फ्लक्स लेवल होता है। तो ये सब का भी डिज़ाइनिंग होता है जो कि आर्किटेक्ट्स करते हैं, और हम लोग उनको एज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको सजेस्ट करते थे अलग-अलग तरह के लाइट्स, अलग-अलग उसके वोल्ट्स, और सारा कुछ जो हमारा जो अंदर का जो टेक्निकैलिटीज़ है वो हम लोग उनको मतलब सजेस्ट करते थे, और उसके अनुसार वो अपना डिज़ाइनिंग करते थे रूम का और उनके प्लेसमेंट्स का। तो उसके ऊपर अलग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ऑटोकैड और फिर आपका डायलक्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते थे। तो ये आप देखिए कितना कोलैबोरेशन में वो सारा कुछ काम करता था। इसी सब के मद्देनज़र में आगे चल के
पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ 1972 में, टेबल हुआ 1968 में, और वो पास हुआ है आपका 1972 में उसको। तो ये एक्ट जो पास हुआ उसके अंदर यही कहा गया कि सिर्फ टाइटल जो है वो सेफ रहेगा आर्किटेक्ट का, और आर्किटेक्ट का जो टाइटल है वो कहीं पे भी वो लिखेंगे, सिर्फ आर्किटेक्ट जो पास्ड हैं वही लिखेंगे आर्किटेक्ट, और बाकी लोग जो इंजीनियर हैं अगर, तो वो इंजीनियर ही लिखेंगे, वो आर्किटेक्ट कहला के नहीं दिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले आयुष वाले को, प्रैक्टिशनर्स को भी डॉक्टर लिखने का अनुमति था, फिलहाल अभी खत्म हो गया है, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था। तो उसी तर्ज पे आप देखिए कि बहुत लोग पहले ऐसा करते होंगे, हो सकता है कि इंजीनियर्स भी जब पास कर रहे हैं तो आर्किटेक्ट का वहाँ पे साइन कर देते होंगे या फिर स्टैम्प मार देते होंगे। तो वो चीज़ जो है वो सेफ रहा, आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ अपना, जो आर्किटेक्ट सर्टिफाइड है वही लोग सिर्फ साइन कर सकते हैं, और जो इंजीनियर्स हैं वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद से अब जो है फिलहाल बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है, अब डिज़ाइन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और जो डिज़ाइनिंग है वो एक अलग ही फर्म बनकर उभरा है, और आप एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे अलग अलग तरह का आपको आर्किटेक्ट मिलेगा। मतलब वो एक बिल्डिंग में बहुत सारे आर्किटेक्ट का मिल करके, कोलाबोरेट कर करके वो एक बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर वो लोग भले नक्शा से देख करके सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन उनका भी एक अलग अलग मतलब लेवल पे उनका प्रोफेशनलिज्म चलता है। तो जिस वजह से उसके बाद से मुहिम छिड़ी हुई है 1972 के बाद से, कुछ ही दिन के बाद से उनको पता चल गया था कि अब हमें जो है वो डिज़ाइन पास करवाने का एक हमारा अपना हक होना चाहिए। लेकिन उनको वो चीज़ अभी तक मिल नहीं पाया है, और अभी भी फ़िलहाल जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो आया है जो जजमेंट, उसमें ये कहा गया है कि नहीं, नहीं, वो जो मोनोपोली है वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से डायरेक्टर कहते हैं कि आपको ये डिमांड छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपको मिलेगा नहीं। उसके अलावा वो आगे कहते हैं कि मार्केट में अगर कोई भी प्रोफ़ेशन अगर बढ़ता है, उसका वर्चस्व बढ़ता है, तो आगे चल कर के आपके वो जो प्रोफ़ेशन के बाउंड्रीज़ हैं, वो तो धुल-मिल तो होते ही हैं, फ्लूइड बाउंड्रीज़ बन जाते हैं। मतलब पता नहीं चलता ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ दूसरा प्रोफ़ेशन शुरू हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे उस प्रोफ़ेशन में जब वो प्रोफ़ेशन बड़ा होता है, तो उसके साथ बहुत सारे दूसरे प्रोफ़ेशन भी आकर के जुड़ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लाइटिंग के आर्किटेक्चर्स भी हो जाते हैं, फिर आपके बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद और भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और फिर बहुत सारा सीन उसमें जाके जुड़ जाता है। उसके बाद फिर आपका एग्जीक्यूशन के लिए इंजीनियर्स हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, जैसे पहला कारण वो बताते हैं कि पहला कारण तो ये हो गया, जैसे एक सिस्टम ऑफ प्रोफेशन के बारे में एक फिलोसोफर भी कमेंट करके गए हैं। तो इस ये पहला कारण हो गया। सेकंड कारण ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरिंग फर्म्स हैं जो कि ट्रंकी बेसिस पे पूरा प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, और सारा प्रोजेक्ट्स डिज़ाइनिंग से लेके, प्लानिंग से लेकर के उसके एग्जीक्यूशन तक, और उसकी वो और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ कर करके वो देते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर्स भी जो हैं वो ऐसे ही ट्रंकी प्रोजेक्ट्स जो हैंडल करते हैं वैसे फर्म्स के पास जाते हैं, जिस वजह से जो इंडिविजुअल आर्किटेक्ट्स जो हैं, जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग काम करते हैं, उनके पास जो है कि अब सिर्फ हाउसिंग या फिर छोटे मोटे जो डिज़ाइनिंग वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वही उनके पास बच जाते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास आता नहीं है। तो मार्केट भी जो है वो पुश कर रहा है इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को एक साथ पार्टनर करने के लिए, क्योंकि जब तक वो पार्टनर करेंगे नहीं तब तक ये जो थ्रेट है उनके मतलब उनके प्रोफेशन के ख़त्म होने का या फिर बहुत मिनिमम हो जाने का, वो चीज़ बना रहेगा। तो इसके ऊपर उसी लिए ये फिर से जस्टिफाई करता है कि सिर्फ आप मोनोपोली चाहोगे मार्केट में, तो फिर ये मोनोपोली लेने से क्या ही हो जाएगा, उतना कुछ खास तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो कंसर्न्स क्या-क्या एड्रेस करने हैं? सबसे पहला कंसर्न राइटर कहते हैं कि आपको ये कंसर्न एड्रेस करना है कि आपको लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ गुड डिज़ाइनिंग को जो बढ़ाना है। जैसे अभी फ़िलहाल ऐसा देखा जाता है कि कुछ बड़े मार्केट्स, बड़े सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, ठीक है? फिर अश्विनी कुमार सेरेमेटरी इन सूरत, फिर जीतावन लर्निंग सेंटर इन महाराष्ट्र। ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि आर्किटेक्चर को एक अलग लेवल का पहचान देते हैं। तो ये जो पहचान है सिर्फ़ आपको बड़े सिटीज़ पे ही मिलेगा, और ऐसा भी दिखाया था कि वो सिटी का जब फ़ोटो दिखाते हैं टीवी में, सीरियल्स में, या फिर मूवी बॉलीवुड में, या फिर कहीं दूसरे यूएसए के किसी शो में, तो वो बिल्डिंग दिखाते हैं। वो बिल्डिंग वो पहचान बन जाता है उस सिटी का। तो ये पहचान कौन देता है? ये बड़े-बड़े आर्किटेक्चर देते हैं, और उनके जो एक रिफाइंड उनकी जो एक कला है वो उनको देती है। तब इस प्रकार के अगर वो आप बनाओगे
बिल्डिंग्स और अपना जो काम है उसको निखार के लाओगे तो आपके प्रोफेशन को एक पहचान मिलेगा। और इस चीज़ को आपको बढ़ाना है, और ऐसा है कि ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है, ये आपके बहुत सारे छोटे सिटीज़ में भी है, जैसे स्मॉलर सिटीज़ लाइक थ्रिसूर और बेलागावी। ये सब सिटीज़ में बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, ऐसा राइटर कहते हैं। तो वे फॉरवर्ड यही है कि आप रिपीटेड कंस्ट्रक्शन करो और एग्जाम्पलरी बिल्डिंग्स बना करके दो, तभी जाकर जो है आपका ये जो प्रोफेशन है वो चमकेगा फिर से। और सेकंड इशू वो बताते हैं कि प्रोफेशनल डिमिनिशिंग अपील ऑफ यंग टैलेंट, मतलब ऐसा देखा जाता है ग्रेजुएट लेवल पे जो लड़के आते हैं उनको 15,000 20,000 ऐसे सैलरी में रख लेती है बहुत सारी सरकार, मतलब बहुत सारी फर्म्स। तो और वो वहाँ पे काम कर भी लेते हैं। अब वो क्या करें, मना तो करेंगे नहीं, कोई नहीं तो फिर कोई और आ जाएगा। इतने सारे 20,000 जो टैलेंट है हर साल उसमें आकर के आपके ये फॉर्म, मतलब ये सिस्टम को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा हमने ऊपर में भी देखा था। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी मारामारी है, और इंडिया में टैलेंट को असली जो वर्थ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और इस वजह से जो टैलेंट इसमें आने के लिए जो एक प्रलोभन जो मिलना चाहिए कि इतना सैलरी तो मिलता नहीं है यार, इतना से शुरू करना पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा तो मैं हर महीने खर्च कर लेता हूँ। तो अगर वो मेट्रो सिटी में अगर अगर पढ़ाई करता है तो 15,000 20,000 तो पर मंथ का एक बच्चे का खर्च आता है, मतलब रेंट और सारा कुछ मिला करके। फिर उसके बाद जब वो जॉब करने गया फिर भी वो 15-20,000 अगर कमा रहा है, तो वो उसको ल्यूर नहीं बच जाता है कि वो जाकर उस चीज़ के लिए फिर से उसी प्रोफेशन में वो ज्वाइन करे। तो इस वजह से देखा गया है कि जो इंडिया में ज़्यादा बड़े और मैच्योर आर्किटेक्ट्स इंडिया में है नहीं। बहुत कम ही फर्म ऐसे हैं जो में ऐसे हैं, और 60% जो है इंडिया में आर्किटेक्ट्स वो 35 साल से नीचे है, और ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगले 5 साल तक भी काम करने पे उतना बढ़िया जो इंक्रीमेंट होना चाहिए आर्किटेक्ट का वो होता नहीं है। बहुत कम आर्किटेक्ट का जो है कि वो इंक्रीमेंट उस लेवल का हो पाता है। इनफैक्ट बड़े-बड़े फर्म जैसे सपूर जी, पनोजी भी उतना अच्छा उनका इंक्रीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं वो छोड़ करके वो सब ये काम, और वो अपना कुछ और काम जैसे बिल्डिंग डिज़ाइनिंग या फिर कुछ भी और जो भी, या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सब का वो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये एक आपका सिस्टम का फेलियर है, और इसका ज़िम्मेवार सिर्फ सिस्टम ही नहीं, हमारे गवर्नमेंट ही नहीं, इसका ज़िम्मेवार उनकी इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे आईआईए और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, उनको एक डाटा निकालना चाहिए एनुअली, जैसे कि बाकी देश की संस्थाएँ करती हैं, या फिर और दूसरी संस्थाएँ जो है जैसे आईटी फर्म है, वो सब का डाटा निकलता है एनुअली कि उनका वो सर्वे निकालते हैं कि कितना उनका एनुअल अर्निंग हुआ है उनके सर्टिफाइड फर्म्स के द्वारा, और क्या जॉब का डिमांड चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है उनके सेक्टर में, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या है, और इस सेक्टर में उनको डिमांड चाहिए। तो इसके वजह से बहुत सारे जो प्रोफेशनल हैं आजकल सीएस लेकर के और आईटी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, और आईटी डिपार्टमेंट इंडिया का वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस है, और बहुत सारे बाहर सर्विसेज़ भी जो है, बाहर देश की सर्विस हमारे इंडिया से वो लेते हैं। एफडीआईज़ भी जो है सबसे ज़्यादा आईटी डिपार्टमेंट में ही आती है। तो ये सारा कुछ काम करने से आपका जो एक कलेक्टिव एक्सीलेंस का जो ड्राइव है वो पूरा होगा, और आपका स्ट्रेंथ ये कैसे होगा? तो टास्क आपको 3 प्रकार के टास्क करने पड़ेंगे। इसके लिए स्ट्रेंथन करना पड़ेगा आपका नॉलेज बेस, अच्छे फर्म्स आपको खोलने पड़ेंगे, अच्छे जितने जो फर्म्स हैं एक्जिस्टिंग उसमें अच्छे प्रोफेसर्स बुलाने पड़ेंगे। उनको एक इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक के थ्रू उनको जोड़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनका आगे कैरियर बनना चाहिए। और जितने भी जो प्रोफेशनल अभी फ़िलहाल हैं, उनको अपना एनहांस करना पड़ेगा अर्निंग्स, और किस प्रकार उनको अपना जो मार्केट में कैसा कंट्रोल उनको रखना है, उस चीज़ को उनको एनहांस करना पड़ेगा। तभी जो है कि जो यंग जो जनरेशन जो आएगी आपके ग्रेजुएट होकर के, उनको थोड़ा आप अच्छा अर्निंग दे करके, उनको थोड़ा-सा आप प्रलोभन दे करके अपने प्रोफ़ेशन के लिए मना सकते हो। फिर लास्ट में एक फ़िलॉसफ़र का लिखते हैं जैसे एलिस डैर, उन्होंने कहा था कि ये सब जो ये सब जो बातें हैं ज़्यादा पैसे का और फिर स्ट्रेंथ बनाने का, और ये सब सब कुछ एक तरफ है। अगर आप अपने क्वालिटी का आपका जो जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका अगर आप एक्सीलेंस अच्छा प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, एक एक्सीलेंट चीज़ प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, आप अपना कैपेसिटी जो है अपने कस्टमर के लिए वो एनहांस करके दे रहे हैं, और ये जो प्रैक्टिस है वो बार-बार अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तब जाके आप जो है कि अपना कहीं भी किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी क्षेत्र में अपना जगह बना पाएँगे। और फाइनली यही चीज़ है कि आपको इनवर्ड से, अंदर से जो है अपने प्रोफ़ेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सिवाय इसके कि आप कोई लेजिस्लेशन का माँग करके कि मोनोपोली दे दीजिए हमको, तो उससे आपका प्रैक्टिस सुधर जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। इट्स टाइम टू फ्लैटन द पैंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग। तो जैसे इस पैंडेमिक के बारे में आपको जैसे पता ही है कि हर साल जो है अभी हर दिन जो है कि वो बढ़ते जा रहा है, हर दिन एक नया
पीक आते जा रहा है और ये पैंडेमिक कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी आपका सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अभी फ़िलहाल जो है इसकी वजह से कोविड-19 की वजह से और भी ज़्यादा जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ़ एक कंट्री नहीं, ग्लोबल लेवल पे सबको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड, एक्सटिंक्शन, ये सब जो नॉर्मल पॉइंट जो हम लोग को पता है, वो सब सारा कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ को रोकने के लिए हमको इसमें एक टर्म यूज़ किया गया है, सुपर स्प्रेडर। तो सुपर स्प्रेडर जो है आपको जानने की ज़रूरत है कि सुपर स्प्रेडर एक्चुअली होता क्या है? तो जैसे एक पिक्चर से मैं उसको शो करता हूँ आपको। जब इबोला और बाकी सार्स का जो भी सिंड्रोम जो आया था, तो उसका भी जो इन्फेक्शन जो फैला था, तो 20% लोगों ने ही 80% इन्फेक्शन जो है वर्ल्ड वाइड फैलाया था। और इस वजह से जो चैलेंजेस है कंटेनमेंट का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सुपर स्प्रेडर की वजह से। लेकिन जो रिसर्च कहता है, वो कहता है कि इंडिविजुअल्स ही सुपर स्प्रेडर होते हैं। आपके कभी भी कम्युनिटीज़ सुपर स्प्रेडर नहीं होती है। सुपर स्प्रेडर जो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे कि ये एक बंदी अगर ये छींकी, तो इससे जो इतने सारे जो पार्टिकल्स निकले, ये एरोज़ोल्स, फाइन पार्टिकल एरोज़ोल। एरोज़ोल मतलब जैसे कभी भी आप जैसे अगर धूप में देखते होंगे, अगर जैसे डस्ट पार्टिकल बहुत सारे उसमें बिखरे होते हैं, वो बहुत फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होता है कि जैसे ही उसमें थोड़ी-सी नमी उसको मिलती है, तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और या तो वो नीचे गिर जाता है या फिर वो हवा से आगे बढ़ जाता है। तो वही अगर कोई सामने छींकता है, तो चूँकि वो स्नीज़िंग में बहुत ज़्यादा फ़ोर्स से हवा बाहर निकलती है और वो मॉइस्ट भी होता है, तो वो उसमें मिक्स होके हो सकता है सामने वाले बंदे के को पड़ जाए या फिर उसको वो इन्फेक्ट कर दे। तो ये होते हैं, ये लोग होते हैं सुपर स्प्रेडर और ये इंडिविजुअल होता है कोई, ये कभी भी एक ग्रुप में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा हमारे इंडिया में दिख रहा है कि ग्रुप को ऐसे बताया जा रहा है कि ग्रुप जो है वो सुपर स्प्रेडर है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घातक वो जो स्टीरियोटाइप जो ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप होते हैं, वो नहीं होते। एक्चुअली एसिम्प्टोमेटिक जो लोग होते हैं, वो होते हैं सुपर स्प्रेडर। एसिम्प्टोमेटिक मतलब जिनको सिम्पटम्स नहीं दिख रहा है कुछ अभी, बुखार भी नहीं आ रहा उतना बढ़िया, लेकिन वो सब सारे जो नॉर्मल सिम्पटम्स है, वो सब नहीं पता चल रहा है, लेकिन उनको कोविड-19 है अंदर। तो उनसे लोग जो हैं वो खुल के मिलते हैं, बिना मास्क के मिलते हैं, बिना किसी प्रोटेक्शन के मिलते हैं और उनसे ही ज़्यादा जो है लोगों को फैल जाता है। ऐसे ही लोग ज़्यादा सुपर स्प्रेडर कहलाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ को ठहराया जा रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सिख आ रहे हैं बाहर से, रिलीजियस गुरु आ रहे हैं पंजाब में बाहर से, उनको बोल रहा है कि ये सुपर स्प्रेडर हैं। फिर प्राइवेट टीचर जो है स्कूल में उड़ीसा में, उनको कहा गया सुपर स्प्रेडर। फिर कुछ एम्प्लॉइज़ जो थे नोएडा के फर्म में, जो बाहर से आए थे दूसरे स्टेट से या फिर दूसरे कंट्री से, उनको कहा गया। फ्रूट वेंडर्स इन वडोदरा, पुलिस ऑफिसर्स इन जम्मू, ट्रक ड्राइवर्स इन विजयवाड़ा, शॉपकीपर्स स्टाफ इन बेंगलुरु, इन सबको सुपर स्प्रेडर कहा गया। मोस्ट इंटरेस्टिंगली ऐसा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो फोकस है, वो ऐसा नहीं कहता है, लेकिन इंडिया की जो समाज है वो ऐसा मानती है कि कुछ ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं, वही इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तबलीगी जमात जो रीजन जो है, कांग्रेस जो हुआ था दिल्ली में, उन्होंने बढ़ाया। कुछ वर्कर्स माइग्रेंट जो थे, वो लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। जो वेजिटेबल सेलर वेंडर्स जो हैं, फार्मासिस्ट हैं या फिर जो कचरा-कूड़ा उठाते हैं, जो ग्रोसरी का काम करते हैं, वो बहुत लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो वो इस चीज़ को फैला रहे हैं। किसी एक को भी हो गया तो वो ही इन सब चीज़ों से उन्हीं दुकान से फैला है, ऐसा लोग कहते हैं। जो मिल्क सेलर है, जो दूध बेचते हैं, दूधिया जो होते हैं, वो बस कंडक्टर, ये लोग इस चीज़ को फैला रहे हैं। ऐसा जो लोग अभी स्टीरियोटाइप मतलब एक मेंटालिटी पाल लिया है इंडिया के अंदर। वेजिटेबल वेंडर्स इन अहमदाबाद, कोयम्बटूर वेजिटेबल्स इन चेन्नई। तो इसके ये जो लेबलिंग जो कर देती है समाज, इसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी जो हैं वो इनको झेलना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ मतलब ऐसे कम्युनिटी के लोगों को या फिर इंडिविजुअल्स को उनकी जो लाइवलीहुड है, उनको अर्न कर, जिनको नहीं भी हुआ है, उनको भी अर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे फेस करना पड़ा है। और इन सब चीज़ को बूस्ट करने में सबसे बड़ा सहायक कौन साबित होता है? जैसे जो बड़े लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स या फिर जो मास मीडिया है, उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है इन सब चीज़ को स्टीरियोटाइप, नेगेटिव स्टीरियोटाइप
क्रिएट करने में, और ये रिसर्च कहती है, रिसर्च शोज दिस। और फिर उसके बाद आगे भी कहते हैं कि इसे एग्जाम्पल में वो देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में केरला के चीफ मिनिस्टर ने 21 मई 2020 को ऐसा कहा कि स्टेट का जो बॉर्डर जो हमने खोल दिया केरला का, उसके बाद से ही जो है हमारे केरला में बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड बढ़ गया है। फिर लोकल न्यूज़पेपर अहमदाबाद में हेडलाइन दिया था कि अहमदाबाद में सुपर स्प्रेडर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप बी अवेयर रहिए। जो वेजिटेबल्स वेंडर्स हैं, किराना स्टोर के जो ओनर्स हैं, ये लोग जो हैं बहुत सारे वो टेस्ट पाए जा रहे हैं पॉजिटिव, तो इनसे आप बी अवेयर रहिए। तो उनसे उनके पास लोग जाना बंद कर दिए। फिर दादर नागर हवेली जो है, दमन दीव जो है, वो वेजिटेबल जो गुजरात के लोग वेजिटेबल सेलर्स जो थे, वेंडर्स थे, उनको उनके टेरिटरी में आने के लिए बंद कर दिए। तो ये सब की वजह से बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो है उनको झेलना पड़ गया, वो वेंडर्स को और जितने ये सब जो लेबर लोग थे उनको उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, उनको नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ लोग जितने पीपल हैं उनका झेलना पड़ा। फिर पूरे वर्ल्ड इंडिया भर में सब उनको जिम्मेवार ठहरा रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा ही था, मुस्लिम को बहुत ज़्यादा हैरास किया जा रहा था, उनको अलग अलग तरह के नाम से उनको कहा जा रहा था, बहुत जगह पे मॉब लिंचिंग भी हो गई थी। तो ये सब मतलब बिहार में एक जगह पे किसी की मौत हो गई मॉब लिंचिंग की वजह से, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है और दो तीन लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इस वजह से जो है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर एक एक धारणा जो बन जाता है आम जनता के ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स और जुडिशरी में भी लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा हाई कोर्ट ने ऐसा एक निर्देश किया था कि जो भी लोग अगर उड़ीसा में माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव होंगे तभी वो अंदर आएंगे, पॉजिटिव होंगे तो उधर ही में रहेंगे और इधर अंदर नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे मतलब लेजिस्लेशंस मतलब जज जुडिशरी भी जो है कि वो पास करने लग गई थी, जिस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग गया था। और ये जो ग्रुप्स हैं मोस्टली, जितने भी टीचर, वेजिटेबल वेंडर्स, ये लोग ऑटो ड्राइवर्स, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मार्जिनल और वल्नरेबल ग्रुप है हमारे इंडियन सोसाइटी के। इनको इनको मेडिकल या फिर गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उतनी अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं होती है। इनको डेली अर्निंग में डेली जो कमाते हैं वही खाते हैं, और इस तरह के जो वल्नरेबल इकोनॉमिक शॉक्स जो अगर उनको लगते हैं, तो उससे उनकी जो लाइवलीहुड है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है। तो इसके अंदर मतलब पॉलिटिकल वॉइस भी जब उनका नहीं है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत बड़ा एक रोल निभा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी ऐसा गुजारिश किया था लोगों से कि आप प्लीज़ एक लेबलिंग कम्युनिटी को मत कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है उनकी लाइवलीहुड के लिए। उनके उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है समाज से, बहुत जगह पे उनके सामान को उठा करके फेंक दिया गया मकान मालिक के द्वारा, और उनको रखा नहीं गया जस्ट इसलिए क्योंकि वो नेगेटिव था, वो पॉजिटिव नहीं था, लेकिन जस्ट इसलिए कि वो सब्जी बेचता था बंदा, उसके घर वालों को सबको रोड पे कर दिया। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमैटिक मतलब सिचुएशन हो जाता है, और वो हमारे ही देश के लोग हैं, कोई पराए नहीं है, जस्ट सिर्फ इसलिए कि वो पैंडेमिक है और उनका लाइवलीहुड का उनके पास कोई और साधन नहीं है। तो आप इस प्रकार से अगर आप बिहेवियर करोगे, तो वो बिल्कुल ही असहनीय है। तो सरकार ये कर सकती है कि उनको सैनिटाइज़र्स प्रोवाइड करवाए, और फिर उसके बाद उनको पीपीई किट अगर हो सके तो वो प्रोवाइड करवाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक एनजीओ जो है महाराष्ट्र में ऐसा पीपीई किट का प्रोवाइड करवा रही थी बहुत सारे रैक पिकर्स को, जो कि कचरा उठाते हैं। अगर आप जो है रद्दी अपना बेचोगे, तो फिर उसके बाद वो उनको जो पीपीई किट प्रोवाइड करवाएगा, आपके घर से जो कचरा चुन करके लेके जाता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ़ आपके वो रद्दी आप उनको बेचने के लिए उसके एवज़ में। तो इस तरह का जो संस्था है उनको और भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। मतलब ये इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको। तो यही सब जो है पब्लिक ऑर्डर जो है वो लेकर के आएगी हमारे समाज में, और पब्लिक ऑफिशियल्स को फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल, और मीडिया को इन सब चीज़ से अपने आप को थोड़ा अलग करना चाहिए। सिर्फ़ टीआरपी की वजह से जो इनडिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में हमारे फैला रहे हैं, वो सब चीज़ से उनको थोड़ा बचना चाहिए। ये लिखा है आर्टिकल हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के जो प्रोफेसर हैं, वो उन्होंने लिखा है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हमारा राइजिंग डिस्पाइट ऑफ डिमांड। देखिए इसमें सिंपल आपको ये समझना है, नंबर्स इसमें बहुत सारे दिए हैं, वो आगे चल के बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, 7.3% ईयर और ऑन, ये सब बढ़ता रहेगा। मिल्क का कितना बढ़ा, ये सब वेजिटेबल का कितना बढ़ा, ये सब बढ़ता ही रहेगा या फिर घटता ही रहेगा, वो सब नहीं देखना है आपको। ये देखना है कि मेन मुद्दा क्या है। मेन मुद्दा ये है कि देखिए सिंपल इकोनॉमिक्स चलता है सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड पे, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर ज़्यादा होगा तो सप्लाई, और डिमांड देखिए मान लीजिए डिमांड है सामने से, वेजिटेबल के ऊपर समझते हैं, हम पहले भी समझाएं, फिर से एक बार समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्याज चाहिए, आपको मटन बनाना है, लेकिन प्याज जो है वहाँ पे सामने जो जो सेलर जो बेच रहा है उसके पास सिर्फ 1 किलो प्याज है, और दो लोग गए हैं वहाँ पे प्याज लेने के लिए, तो वो हो सकता है कि वो उसका दाम बढ़ा दे। क्योंकि दाम बढ़ाएगा इसलिए क्योंकि डिमांड दो लोगों का है, दो लोग वहाँ पे मांगने आए, तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन सप्लाई की तरफ से उसके पास
सिर्फ बहुत कम चीज़ है जो बेचने का, तो जिस वजह से उसको डिमांड, उसका जो जो कॉस्ट है वो बढ़ा देता है। यही होता है इन्फ्लेशन। जब सामने से डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई में उसके पास जो सामान जो बेचना है वो कम होता है, तो उसका कॉस्ट बढ़ा देता है। अभी फिलहाल इंडिया में क्या था, कोविड 19 के टाइम पे सामने वाले के पास पैसा कम था। जैसे मैं प्याज खरीदने गया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और सामने जो जो वेजिटेबल वेंडर है उसके पास प्याज बहुत सारा है। तो हम लोग, ये सरकार सोच रही थी किस प्रकार से जो सामने वाला बंदा के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, तो वो प्याज जो है वो खरीद पाए, वो सामने रखा रखा सड़ ना जाए। लेकिन अब अचानक से क्या हो गया है, अब ऐसा हो गया है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, और फिर जो इसमें कुछ कुछ ऐसे मेजर्स दिए हुए हैं, जैसे कि अभी स्टील फर्म जो है वो अपना जो है प्रॉफिट बढ़ा रही है, क्योंकि कम बिक्री हो रहा है, तो उसी वजह से सोच रहा है कि प्रॉफिट हम बढ़ा करके बेचें, तो जो जितना कम बिक रहा है उसी में से हम अपना रेवेन्यू निकाल पाएँ। तो अब क्या हो रहा है, एक तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं खरीदने गया वहाँ सामान, और जो सामने वाला जो बंदा है उसके पास जो सामान जो आया है वो उसको पास कम बिक रहा है, तो वो उसका सामान का दाम भी बढ़ा दिया है। तो एक तो मेरे पास ऐसे ही पैसा नहीं था, उसके बाद सामान का दाम भी बढ़ गया। तो आपके पास जब अगर ₹10 है और सामने वाला बोल रहा है कि ₹50 किलो या फिर ₹40 किलो प्याज है, तो आप सिर्फ ढाई किलो, ढाई 250 ग्राम ही लेकर के आओगे, क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा पैसे ही नहीं है। तो ये और भी ज़्यादा मिज़रेबल कंडीशन में इंडिया को ला करके पटक देता है, और इसके ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ के यहाँ पे नाम्स दिए हुए हैं, बिज़नेस आउटलुक्स जो इंडिया में हैं, बहुत सारे वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे 11 ईयर्स में ऐसा, मतलब सबसे ज़्यादा गमगीन सिचुएशन आया है, और इसमें बहुत सारे फर्म्स जो हैं अपने एम्प्लॉयर्स को निकाल रहे हैं, इसलिए ताकि वो अपना ये सब सारा कुछ जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो सब चीज़ को कर्व कर सके, रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा अपना ला सकें। लेकिन और उसके साथ-साथ वो ये भी कर रहे हैं कि प्रॉफ़िट जो मार्जिन है वो अपना वो बढ़ा करके, और तब जाके अब मार्केट में सब कुछ को सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि उनको लग रहा है ऐसा कि वो जो स्टैग्नेशन है उनका, जो एक कर्व आ गया, प्लेट्यू आ गया उनके ग्रोथ में, उनको वो ओवरकम कर पाएँगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, इलेक्शन कमीशन जो अशोक लवासा है उनको अपॉइंट किया गया एडीबी वाइस प्रेसिडेंट। तो एडीबी वाइस प्रेसिडेंट वेडनेसडे को उनको अपॉइंट कर दिया गया है। अभी फिलहाल वो इलेक्शन कमीशन है अशोक लवासा। इनके पहले उनके ऊपर ऐसा आया भी है, मनीला हेडक्वार्टर पड़ता है आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और जो लवासा हैं वो सक्सीड करेंगे दिवाकर गुप्ता को, जो कि अभी फिलहाल जो है अगस्त 31 तक उनका सेशन चलेगा। और इंडियन सिविल सर्विसेज के ये रह चुके हैं, 1980 के बैच के ये रहे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं लवासा, मिस्टर लवासा। और ये रिटायर्ड हैं, जैसा आपको पता है कि रिटायर्ड ऑफिसर्स ही ज़्यादातर जो है कि इलेक्शन कमीशन ज्वाइन करते हैं। और इनके ऊपर कुछ दिन पहले अप्रीहेंशंस लगे थे कि ये जो मोदी और अमित शाह की तरफ से पक्षपात कर रहे हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 2019 में, तो ऐसा पाया गया था कि अमित शाह और मोदी जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन किए हैं, लेकिन बाद में इन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया था। और इसके कुछ आस-पास में ही उनके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट से स्कैनिंग भी चल रही थी प्रॉपर्टी और कैश डिपॉज़िट को लेकर के, लेकिन फिर बाद में उनसे भी वो छूट गए थे। हालाँकि ये पहले भी एडीबी के साथ काम कर चुके हैं, जो कि क्लोज़ रिलेशनशिप में काम किए थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक अफ़ेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफ़ेयर्स से रिलेटेड, और इन सब प्रोजेक्ट्स को लेकर के ये उनके साथ पहले काम किए, तो इनको थोड़ा बहुत उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट आर्टिकल है, लैंसेट जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो पीक कर जाएगा आपका 2047 तक, अबाउट 1.61 बिलियन जो है वो हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है कि 1.03 बिलियन, फिर डिक्लाइन करेगा आपका एक 2100 जो साल ईयर आएगा उस समय तक 1.03 बिलियन और डिक्लाइन कर जाएगा। 2047 तक बढ़ेगा 1.61 बिलियन, और उसके बाद डिक्लाइन करेगा आपका 1.03 बिलियन आपका 2100 ईयर आने तक। तो ये कैसे होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे लोग एजुकेटेड हो जाएँगे हमारे समाज में, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और फिर वो जो रबर है वो सब यूज़ करने लग जाएँगे, जिसकी वजह से आगे चल कर के जो जनगणना है वो थोड़ी-सी कंट्रोल हो जाएगी। और ये सब आपके यूएन जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के टारगेट्स हैं उन सबको मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब पॉपुलेशन जब बूम आ जाएगा उस टाइम पे जो सस्टेनेबल है, मतलब अगली जनरेशन के लिए सब चीज़ों को, जो
रिसोर्सेज़ हैं, उन सबको सहेज कर रखना, उनको वापस वैसे ही या फिर हो सकता है उससे बढ़ा कर के देना हमारी ज़िम्मेवारी बन जाती है नेक्स्ट जनरेशन की। नहीं तो इसी वजह से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और इसके ऊपर और थोड़ी बहुत बातें लिखी गई है कि ये सब सिनेरियो जो होगा वो शार्प रिडक्शन होगा आपके टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर में, जिस जो इस वजह से होगा क्योंकि हम लोग जो है अब थोड़ा-सा और हाइजीनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी में हम लोग सब कुछ यूज़ करते हैं। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो है हम लोग का वो थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है टाइम के साथ। और बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन सब में जो है कि अभी फ़िलहाल और जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा क्योंकि उसमें जो है कि अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग ये सब सारा कुछ थोड़ा कम है। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है कि फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोपियन कंट्रीज़ में, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा कम है। और इस वजह से जो है उनका जो लेवल है अप्रॉक्सिमेटली 1.75 तक ही रहेगा। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 1.2% जो है एवरेज वो एनुअली बढ़ेगा 2010 तक। और उसके बाद 2019 के बाद तक भी ऐसा यूएन रिपोर्ट कहता है। 2010 से 2019 के बीच में, सॉरी। तो 1.2% एवरेज बढ़ेगा आपका। और उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे मॉडल इन अ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन जो फीमेल है 16 इयर्स जो है उस 95% जो फीमेल है 16 ईयर के बाद का, वो लोग जो है कि ज़्यादा एडुकेटेड होंगी और इस वजह से जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हम लोग का थोड़ा बहुत ठीक-ठाक रहेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स में क्या गया, इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान। ये सब मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के। और इसके अंदर जो है ट्रैजेक्टरी जो है वो और भी ज़्यादा कंसर्निंग रहेगी, ऐसा यूएन का रिपोर्ट बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पॉजिटिव न्यूज़ ऑन ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन कुड कम टुडे। तो आज जो है कि हमारा कोविड-19 वैक्सीन का रिपोर्ट आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पुणे के जो एक संस्था है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें अंदर काम कर रही है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मोर देन 100 वैक्सीन जो है वो वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को बना रही है। लेकिन फिर भी जो ये जो वैक्सीन जो आएगी अभी ऑक्सफोर्ड की वो वर्ल्ड रिनाउंड, काफ़ी पहले भी इसका लोहा मान चुका है वर्ल्ड, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है। हालाँकि उन्होंने अपने फ़ेज़ 1 में उनका क्या टेस्टिंग आया था उसको पब्लिसाइज़ नहीं किया रिपोर्ट को, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये कहा है आपके डब्ल्यूएचओ के जो डीजी हैं उन्होंने। और जो संस्था है उनके उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं वर्ल्ड को भी और वहाँ के डब्ल्यूएचओ को भी, ऐसा वो कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, प्रेसिडेंट एल्स फॉक जो हैं वो अपना पार्लियामेंट वहाँ से छोड़ चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए 2011-12 में जब वहाँ पे प्रेसिडेंट चुन करके आए थे, तो उसके बाद से ही ऐसा देखा गया, मतलब उससे पहले जो है मोनार्की चलता था। वहाँ पे बहुत बड़ा एक एक सिविल मूवमेंट चला। उसके बाद में देखा गया कि जो है कि डेमोक्रेसी वहाँ पे आई। लेकिन उसके बाद भी जितने ये जो प्रेसिडेंट यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर थे। आप अगर ऑनलाइन अगर यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ पे वो फॉरेन मिनिस्टर थे और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर जैसे-तैसे करके बने हैं। लेकिन जो भी यहाँ पे आता है, फिलहाल वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कैस सईद है। जो भी वहाँ पे आता है गवर्नमेंट में, वो चाहता है कि लॉन्ग टर्म तक वो जो मोमेंटम है अपना पार्लियामेंट में, वो उसको मेंटेन करके रखे और ज़्यादा दिन तक वो सत्ता में रहे। और जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत अंडरमाइन करता है। तो उसके अंदर में ही पार्टी के जो लोग हैं, जैसा कि अभी भी हुआ है, ये जो लीडर हैं इनके गवर्नमेंट के अंदर में ही जो लोग हैं वो ज़्यादा भौकाल मचाने लग गए और जिस वजह से जो है इनको वहाँ से स्टेप डाउन करना पड़ा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जैसे अब तुरंत-तुरंत इनको सत्ता मिली है तो थोड़ा-सा भी डेमोक्रेसी को स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जिस वजह से अभी फ़िलहाल जो कोविड-19 हुआ, उसके बाद फिर इकोनॉमिकल टर्नओवर चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, तो वहाँ ट्यूनीशिया में उनको ज़िम्मेवार ठहराया जा रहा है कि आप जो है कि प्रॉपर रिवॉल्यूशन और ये सब सारा कुछ जो है वो लेकर के आ नहीं पाए और जिस वजह से हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो और भी ज़्यादा पहले से और डिक्लाइन हो गई है। पब्लिक सर्विसेज़ जो है वो और भी ज़्यादा डीके हो चुका है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस चीज़ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाई है और जिस वजह से उनका जो जो जीडीपी है, वो भी उतना कुछ ख़ास चल नहीं पा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ट्यूनीशिया नाउ एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 6.5% दिस ईयर। और फिर बाद में भी जो है कि वो ऐसा मतलब फ़ोरकास्ट है कि डेफ़िसिट जो है वो 7% ग्रॉस जीडीपी जो है आपका उसके एवज़ में रहेगा आगे। तो ये सब सारा कुछ जो है उनका और वर्ल्ड वाइड लेवल पे उनका ग्लोबली जो डेफ़िसिट बढ़ाएगा, कर्ज़ा जो है उनके देश में बढ़ेगा, जिस वजह से ये सारा कुछ की वजह से उनको अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट से हटाया जा रहा है और उन्होंने इस्तीफ़ा
इस्तीफ़ा भी दे दिया है और वो स्टेप डाउन कर चुके हैं। प्रेसिडेंट साइद जो है उनको वो सारा कुछ दे करके और वहाँ से वो स्टेप डाउन किए हैं। तो अभी फ़िलहाल वर्ल्ड मीडिया में उतना ज़्यादा इसके चर्चे नहीं हैं। 1-2 दिन में हो सकता है उसके और भी आर्टिकल्स आएँगे, तो उसके बाद हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट आर्टिकल हमारा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए क्या-क्या सुविधा है, तो इसके ऊपर हाई कोर्ट पूछा था क्वेश्चन, तो गवर्नमेंट ने इसको जवाब दिया। जो अभी फ़िलहाल जो अभी नियम है वो उसमें ऐसा है कि जो भी आदमी अगर टेस्ट किया जाता है, उसका अगर स्वैब उसका टेस्ट लिया जाता है, आई आरटी-पीसीआर या फिर एंटीबॉडी जो भी उसका टेस्ट किया जाता है, जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता, वो होम क्वारंटाइन में रहता है। अगर उसके पास वो पहले से ही वो है कि कुछ अगर उसके फिनोमिनन दिखा रहा है कि उसको सिम्पटम्स है कोविड-19 का, तो उसको तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और जो वहीं हॉस्पिटल मतलब क्वारंटाइन सेंटर में ही उसको डायरेक्ट उसका वेट करवाया जाता है। लेकिन अगर 24 घंटे 4 घंटा से 24 घंटा के अंदर 48 आवर्स के अंदर जो अगर गाड़ी नहीं आती हॉस्पिटल एम्बुलेंस की, तो वो कॉल कर सकता है और अगर उसको बेड भी अगर डिनाई दिया जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1912 पे वो कॉल कर सकता है। ऐसा बैंगलोर में फैसिलिटी है। बैंगलोर के ही कोर्ट के जो जज बेंच है उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो स्पेशल डिवीज़न जज बेंच उस ये सब सारा कुछ क्वेश्चन रेज़ किया है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज़ को उनको कैसे क्या प्रकार के आप लोग सुविधा दे सकते हो और अगर उनको डिनाई किया गया बेड तो आप उसके उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? तो इसके ऊपर जो है आईसीएमआर की तरफ से अभी रिज़ल्ट आना जवाब आना बाकी है। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जज बेंच के द्वारा कि बहुत सारे लैब जो हैं वो देर कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? तो वो उसमें रिपोर्ट उन्होंने दिया था, जवाब दिया था कि बहुत सारे ऐसे लैब है जिसके अंदर में संक्रमण फैल गया है, तो उस वजह से लैब को बंद करना पड़ा, जिस वजह से रिपोर्ट जो है थोड़ा-सा लेट आ रहा है। थैंक यू।